निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज की मुलाकात, मुल्की बरामदात के फरोग के लिए इकदामात पर तफसीली ब्रीफिंग। निगरान वजीर आजम की मुल्की मसनूआत की आलमी मंडी तक रसाई के लिए इकदामात मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 18 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ मुल्कों की क़यादत और सरबराहान के साथ मुलाकातें भी होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। पुलवामा 2 और बालाकोट 2 की तैयारी चल रही है कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रही है। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। भारतीय अवाम को धोखा देने की एक और नाकाम कोशिश। मकबूजा कश्मीर के इलाके अनंतनाग में भारतीय कर्नल, मेजर और एक डीएसपी की हलाकत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। वाकया भारत के माजी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तर्ज पर किए जाने के इत्तलात। मकसद अवामी हिमायत और वोट का हुसूल है। वाकया 2002 के गुजरात वाक़े और 2019 के पुलवामा हमले जैसे वाकयात की भी निशानदही करता है। भारत में पाकिस्तानी फौज पर जवाबी हमले के बारे में भी क़यास आराइयां। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी 22% पर बरकरार रखने का फैसला। महंगाई की शरह में कमी को देखते हुए स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट न बढ़ाने का फैसला किया है। ज़राअत की पैदावार में मुतवक्के इजाफे के पेश नज़र महंगाई में कमी का रुझान बरकरार रहेगा। एलामिया। मुल्क भर में बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर एक्शन। बिजली चोरी के संगीन जुर्म में मुलव्विस मुतादिद मुल्ज़िमान गिरफ्तार। करोड़ों रुपए के जुर्माने आए। हजारों गैर कानूनी कनेक्शंस काट लिए गए। बिजली तकसीम कार कंपनियों का चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान कस्टम कोयटा की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। करोड़ों रुपए का सामान जब्त। गोदाम से चीनी की हजारों बोरियां और ऑयल टैंकर से 28,000 लीटर गैर मुल्की पेट्रोल और डीजल बरामद। ताफ्तान राइफल और सिंध रेजिमेंट के ताउन से अफगान बॉर्डर के करीब छापा। 9 नॉन कस्टम पेड गाड़ियों समेत दीगर सामान बरामद। तर्जुमान पाकिस्तान कस्टम। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में डेंगू के मरीजों में इजाफा। इस्लामाबाद में मजमूई केसेस की तादाद 348 हो गई। रवा साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 2390 मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी में 500, मुल्तान में 281 केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। और मुल्की ज़रई शोबे में लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का अहम किरदार। लिम्स का मकसद कॉरपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग में जदीद आलात के जरिए ज़रई इनकलाब लाना है। तहसील जामपुर में आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की मदद से सफ़ेद मुक्खी के हमले की रोकथाम के लिए कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे। 10,000 एकड़ से जायद रकबे पर स्प्रे किया गया। मैच एक तरफ जारी है, देखते हैं कि क्या नताइज सामने आते हैं। लेकिन अब कुछ मजीद अगर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करें तो जो निगरान वजीर आजम अनवारुल काकड़ साहब हैं, उन्होंने निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज से इस्लामाबाद में मुलाकात की है। और इस मुलाकात में वजीर तिजारत ने वजीर आजम को वजारत के मुल्की बरामदात के फ़रोग के लिए जो इकदाम किए गए हैं उन तमाम तर इकदाम के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग भी दी है। बिल्कुल, और इस मौके पर वजीर आजम ने मुल्की मसनूआत की आलमी मंडी तक रसाई के हवाले से जो भी इकदाम हैं उनको मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत भी की है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम है कि आलमी मंडी तक रसाई के लिए इन इक़दामात को जल्द मुकम्मल किया जाए। और तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ये कहती हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 18 से
23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। अहम इजलास है और वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से इस मौके पर खिताब भी करेंगे। और निगरान वज़ीर आज़म के हमरा निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी भी होंगे। दफ्तर ख़ारजा में हफ्तावार जो आज मीडिया ब्रीफिंग दी गई है, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच की जानिब से उन्होंने बताया है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में निगरान वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें, इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत भी करेंगे। हमारे नुमाइंदा ज़ीशान अली भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास होने जा रहा है और निगरान वज़ीर आज़म उसमें शिरकत करेंगे, इजलास से खिताब भी करेंगे। इस तमाम तर खबर के हवाले से मज़ीद तफसील ले लेते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ीशान से। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए निगरान वज़ीर आज़म जो है वो निगरान वज़ीर ख़ारजा के हमरा 18 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें इजलास में शिरकत के लिए रवाना होंगे। 22 सितंबर को जो अहम इजलास है उसमें निगरान वज़ीर आज़म खिताब भी करेंगे और खिताब के दौरान वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के तनाज़े समेत तशवीश के मुतअद्दिद इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। जबकि निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की माशी बहाली को मुस्तहकम करने के हवाले से जो निगरान हुकूमत की जानिब से इक़दाम उठाए गए हैं और मुल्की और गैर मुल्की बैरूनी सरमायाकारी को मुतहरिक करने की कोशिशों के हवाले से भी इजलास में तफसीली तौर पर वो आगाह करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़ेरे तमाम पायदार तरक्की के अहदाफ और दीगर आला सतह इजलासों में भी शिरकत करेंगे। जबकि जो उस इजलास के दौरान दीगर ममालिक के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा होंगे, वज़ीर आज़म उनके साथ भी मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा अफलाई तंजीमों और कॉर्पोरेट रहनुमाओं के साथ भी दो तरफा मुलाकातें उनके शेड्यूल में शामिल होंगी। साइड लाइन पर मुनक़िद होने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों में भी निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे और बैनुल अक़वामी मीडिया से भी बातचीत करेंगे। बैनुल अक़वामी मीडिया से भी बातचीत करेंगे। यकीनन अहम दौरा है और अहम इजलास है जिसमें शिरकत करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। बहुत शुक्रिया ज़ीशान अली भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। नाज़रीन, भारतीय अवाम जो है उसकी धोखा देने की एक और कोशिश जो है, नाकाम कोशिश, वो सामने आ गई है। मकबूजा कश्मीर का इलाका है अनंतनाग, वहाँ पर भारतीय कर्नल, मेजर और एक DSP की हलाकत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सामने आया है। मकबूजा कश्मीर का शहर है अनंतनाग, वहाँ पर एक मुबैना इनकाउंटर में भारतीय फौज के एक कर्नल को, एक मेजर को और एक DSP को हलाक किया गया। ये वाक़या भी भारत के माजी में जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था उसी की तर्ज पर किए जाने की इतलात मौसूल हुई हैं। और ऐसे झूठे ऑपरेशंस की जानिब गुज़िश्ता दिनों मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल ने भी इशारा दिया था कि कैसे मोदी हुकूमत उनकी मनसूबाबंदी करती है और वाक़या 2002 के गुजरात वाक़े और 2019 के पुलवामा हमले जैसे वाक़यात की भी निशानदेही करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि माजी में भी भारत की जानिब से ऐसे इक़दाम किए जाते रहे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी होते रहे। और इंतखाबी मुहिम के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है भारत की जानिब से, उसका भी एक मकसद, अहम मकसद ये है कि जो अवाम है उसको किसी तरीके से कन्विंस किया जा सके कि वो वोट फिर से इसी पार्टी को दें। पुलवामा 2 और बालाकोट 2 की तैयारी चल रही है कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट Yes. एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। नाज़रीन, भारत की जानिब से जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि 2002 में गुजरात वाक़या हुआ था, 2019 में पुलवामा वाक़या हुआ और उसकी हकीकत सबके सामने है, पूरी दुनिया पर आया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आगे इकरार हारून साहब सीनियर तजज़कार हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आगे साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर साहब, भारतीय हुकूमत की अवाम को धोखा देने की एक और जो कोशिश है, नाकाम कोशिश, वो सामने आ गई है। और ना सिर्फ ये कि सिर्फ पाकिस्तान इस हवाले से बात कर रहा हो, बल्कि दीगर ममालिक बात कर रहे हो, भारत के अंदर से जो उनके अपने तज्जियाकार हैं, उनके अपने पार्टी के लोग हैं, दीगर जो सियासी जमातें, वो भी ये बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, मोदी हुकूमत जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रही है। और बाकायदा प्लान नहीं कर रही बल्कि एक और फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन है वो सामने भी आ गया है। सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? भारत को तो नाकामी का सामना ही हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छी आपने बातें की हैं और देखा जाए तो आपने बहुत सारे सवाल जो आपने मुझसे किए उनका खुद जवाब दे दिए है। देखिए, बात यह है कि शुक्र है कि आप दुनिया को चीजें समझ आती हैं और ये फॉल्स फ्लैग ये हो चुका है, प्लानिंग नहीं कर रही है। फेस 1 फॉल्स फ्लैग्स को उन्होंने कर दिया है। अच्छा, इसमें ये बात है कि हमारे मीडिया ने इस दफा ये मैं कह रहा हूँ कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया है और हमारे मीडिया को नजर आ गया था कि ये जो खबर आ रही है इंडिया की अपना न्यूज एजेंसी से, उसके पीछे खबर कोई और है। पता यूजुअली बदकिस्मती ये है कि हमारा मीडिया पिकअप कर लेता है जब भी उसे पता चलता है
کہ انڈیا میں کوئی اپنا فوجی کو جنم حاصل کیا تو وہ اس کو پک اپ کر کے اسی مقصد میں لے لیتا ہے، لیکن وہ مقصد کا ہوتا نہیں ہے. مقصد یہی ہوتا ہے. دیکھیں آپ جو فالس فلیگ کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے امیڈیٹلی اوورٹ، ایک ہوتا ہے کوورٹ. اوورٹ ہوتا ہے ٹھا ٹھا ٹھا، جو کہ آپ نے اپنا دیکھا کہ جی یہ فائرنگ ہوئی اور یہ اوور ہوا. جو کوورٹ ہوتا ہے اس میں آپ پہلے بلڈ اپ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے یہ ہمارے پہ اٹیک ہوا، ہمارے 3 بندے مارے گئے، اب اگلا اٹیک پھر ایک اور وہ ڈیولپ کریں گے کہ اس اٹیک کا ان سے تعلق تھا. پھر وہ کوئی کسی اخبار میں کہانی آئے گی کہ محمد فلانا اور اپنا اسلم فلانا اور جنید فلانا فلانے کو ملا اور فلانے کو ملا اور اس کا بھی پچھلے والے سے تعلق ہے. وہ پورا انہوں نے ایک پہلے کاغذ میں لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ پھر اس پہ بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں اس کو فالس فلیگ فیز 1 سمجھتا ہوں. اس سے آگے انڈیا نے بہت بڑی پلاننگ کوئی کی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ الیکشن کے لیے ڈیفینیٹلی اس کو اس قسم کے فالس فلیگ چاہیے، لیکن میں آگے پلاننگ بڑی دیکھ رہا ہوں. کیونکہ آپ یہ نہ بھولیے گا کہ G20 کو ختم ہوئے ابھی کچھ دن نہیں ہوئے ہیں، اور بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈیفینیٹ انٹرنیشنل میڈیا کو کوئی اس قسم کی کہانی دینی ہے کہ G20 کے دنوں میں بھی ہمارے پہ بہت زیادہ ہمیں کوئی انفارمیشن مل رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے دلی میں، اور اسی لیے ہم نے دلی میں لوگوں کو جو ہے وہ گھر بسمار کر دیے اور یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ اس کو شاید اس سے بھی لنک کریں گے، یہ کوئی بڑی گیم ہونے والی ہے. اس سے بھی لنک کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. پھر یہاں پر یہ بھی بات اہم ہے کہ ایک طرف بھارت کہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات نارمل ہیں، وہاں پر سب کچھ روٹین کے مطابق چل رہا ہے. بھارت کے اپنے اسی دعوے کی نفی نہیں ہے اس طرح کے آپریشنز کا سامنے آنا، کیونکہ اگر حالات نارمل ہوں تو اس قسم کے آپریشنز کیوں ہوں؟ دیکھیں بات یہ کہ اپنا اس میں جب آپ انٹیل کا کام کر رہے ہوتے تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ بڑا فائدہ کہاں سے ہو رہا ہے. آپ والی بات اپنی جگہ پہ کہ جی اس کو اپنا مارجنلائز کر رہا ہے یا اس کو میٹیگیٹ کر رہا ہے، نہیں، بڑا فائدہ دیکھتے ہیں اس میں. کہ یہ تو چلو چھوٹی سی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ دیں گے بعد میں کہ جی کبھی کبھی انٹیلیجنس لوز بھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی سیکورٹی لوز بھی ہو جاتی ہے. وہ بڑے فائدے کے لیے گیم کھیل رہا ہے، وہ کوئی بڑی گیم کھیلنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان یہ اس جگہ بھی انوالو تھا، اس جگہ بھی انوالو تھا، ہم نے بہت بڑے آپریشن پکڑ لیے، لیکن ہم نے اس وقت نہیں بتایا کہ کیونکہ دنیا کے مہمان یہاں پہ آئے بیٹھے. یہ اس طرف جاتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں. میں اس کو صرف ایک آپ سمجھیں کہ اس کو میں فیز 1 سمجھتا ہوں، پہلی موو سمجھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انٹیل میں فیلر ہے. یہ فیلر ہے، اس کو گیم بلڈ اپ کرے گا اپنا انڈیا آہستہ آہستہ. تھینکس گاڈ کہ دنیا کو نظر آ گیا ہے، تھینکس گاڈ کہ انڈیا جب اس کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے بھارتی حکومت جو پلاٹ بنا رہی ہے، پلاننگ کر رہی ہے، اس کے بعد یہ آگے قرار صاحب کے مطابق یہ ہے کہ یہ ابھی فیز 1 ہے، ابھی آگے بہت کچھ ہوگا. بہت شکریہ آغا صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بھارتی حکومت کی جانب جو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اور بھارتی عوام کو دھوکہ دینے کی ایک ناکام کوشش ہے. بالکل یہ کوشش سامنے آئی ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے. اس وقت ہمیں سید محمد علی صاحب نے جوائن کیا ہے. آپ ماہر ہیں قومی سلامتی کے امور پر، گہری نظر رکھتے ہیں تمام تر معاملات پر. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا. جی بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. سر، بھارت کی ہٹ دھرمی کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہم نے ماضی میں بھی دیکھی، اور ابھی اگر ہم حال کی بات کریں تو آئے روز کچھ نئے واقعات، کوئی نہ کوئی نیا پروپیگنڈا سامنے آتا ہے. ایک نیا فالس فلیگ آپریشن سامنے آیا ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے دنیا کو کچھ اور دکھایا جائے، حقیقت کچھ اور ہے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں جو فالس فلیگ آپریشن جو ہے یہ چھوٹی ٹرم ہے. فالس فلیگ جو ہے یہ بھارت کی جو دفاعی حکمت عملی ہے، خصوصاً جو بی جے پی کی ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے، جس کے ذریعے سے وہ کوئی بلیم کے لیے پاکستان کو، کشمیریوں کو یا مسلمانوں کو بلیم کرنے کے لیے کوئی بڑی کارروائی جب کرنا چاہتا ہے تو اس قسم کی کوئی حرکات وہ کرتا ہے، اور اس کی پوری تاریخ ہے. اگر مختصراً میں صرف 3-4 واقعات کا حوالہ دیتا چلوں تو آپ دیکھیے، ایک بڑا ایونٹ ہوا تھا 2002 میں، گودھرا میں ایک ٹرین جلائی گئی تھی جس میں 58 ہندو جل گئے تھے. اس کو وہ بھی ایک فالس فلیگ تھا، اور بعد کی انکوائری سے سامنے آیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے وہ ماحول کریٹ کیا جس کے نتیجے میں 2000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا گجرات کے فسادات میں. پھر آپ دیکھیں اس کے 5 سال بعد سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے جس میں 70 لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں، اور پھر 2019 میں پلوامہ میں 40 بھارتی فوجی مرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بالا کوٹ پہ ایک ناکام ایئر سٹرائک کی بھارتی فضائیہ کوشش کرتی ہے، جس کو پاک فضائیہ پوری دنیا کے سامنے ناکام بنا دیتی ہے.
اب آپ دیکھیں کہ ساتھ ہی ساتھ منی پور اور ہریانہ میں جو واقعات ہو رہے ہیں نسل کشی کے، یہ بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ اس سے عالمی برادری اور عالمی میڈیا کی توجہ ہٹائی جائے۔ البتہ تین پہلو اس کے اور ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ نہ صرف یہ کہ داخلی سطح پہ جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں اس میں مسلم دشمنی اور مسلم ہیٹریڈ کے بیسس پہ جو ووٹ حاصل کرنے کی خواہش ہے بی جے پی کی، وہ یقیناً بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے علاوہ تین اور معاملات بھی میرے خیال میں قابل ذکر اور قابل غور ہیں۔ ایک تو آپ دیکھیں اب یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس آنے والا ہے، اور آپ نے بھی ابھی اپنی خبروں میں بتایا کہ جو عبوری وزیر اعظم ہیں وہ بھی وہاں جائیں گے، اور توقع ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے ایک بہت سٹرونگ بیانیہ دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے بھارت کی جانب سے کہ ایک ایسی حرکت یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے کی جائے جس کے ذریعے سے بھارتی میڈیا اور عالمی میڈیا کی جو توجہ ہے وہ مبذول کی جائے اس بات۔ گوٹ یور پوائنٹ محمد علی صاحب، لیکن جس طرح سے آپ نے بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ یو این اجلاس سے پہلے کوشش کی جا رہی ہے کس طرح کی حرکت کی جائے، لیکن دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، اس سے پہلے بھی بہت بار ہو چکا ہے، اور اگر ہم عالمی برادری کی بات کریں، کردار کی بات کریں، تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے عیاں بھی ہے، لیکن اس ساری سچویشن کے باوجود عالمی برادری کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو پھر کیوں نہیں کرتی؟ جی بالکل، میں وہی بات کو تھوڑا سا مکمل کر لوں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کا اجلاس بہت اہم ہے، اور یہ بھارتی کوشش ہے کہ نہ صرف یہ کہ کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی جائے تصویراتی اعتبار سے پاکستان کے خلاف، بلکہ دنیا اور عالمی میڈیا کی کو بلیم اس انداز میں کیا جائے، مس لیڈ اس انداز میں کیا جائے کہ جو یو این ریکوگنائزڈ کشمیر کی فریڈم موومنٹ ہے اس کو ایک دہشت گرد موومنٹ کے طور پہ گردانا جائے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے بھی ان ساری ڈومینز میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو اگر ہم نے بروقت بھانپ لیا ہے بھارتی عزائم کو، تو میں توقع کرتا ہوں کہ جو ہمارے عبوری وزیر اعظم ہیں وہ جب اقوام متحدہ میں خطاب کریں گے تو بھارت کی پوری جو تاریخ ہے فالس فلیگ کی وہ عالمی برادری کے سامنے رکھیں گے، اور اس کا جو اصلیت ہے اور اس کا جو صحیح چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ اس سے بہتر فورم اور موقع تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو پوری بھارت کی تاریخ ہے کہ نہ صرف وہ نسل کشی کرتا ہے مائنورٹیز کی، کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کرتا ہے، پاکستان کو بلیم کرتا ہے، کشمیری یو این ریکوگنائزڈ فریڈم اسٹرگل کو جو ٹیررزم کہلاتا ہے۔ متحدہ جنرل اسمبلی سے بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، بڑی تفصیل سے آپ نے بات کی، اور یقیناً بڑا اہم پلیٹ فارم ہے جس پر کشمیر کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ ناظرین، راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله
ऑलराइट जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का बहुत शुक्रिया। और हम अज़ान मगरिब से पहले कश्मीर के हवाले से बात कर रहे थे, भारत के हवाले से बात कर रहे थे, और इसी सिलसिले को अगर हम आगे बढ़ाएं तो निगरां वज़ीर आज़म के मुशीर इंसानी हुकूक मिशाल मलिक की जानिब से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हकीकी आज़ादी का जो मतलब है वो सिर्फ कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है और कश्मीरियों की आवाज़ को जबरन दबाया हरगिज़ नहीं जा सकता। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, इस हवाले से मरियम मलिक ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा कीजिए। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए इंसानी हकूक़ और हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का इस्लामाबाद से तकरीब से खिताब। कहा, आज़ादी और खुद मुख्तारी सबसे बड़ी नेमत है। मकबूजा कश्मीर में कोई सियासी आज़ादी नहीं, वो हकीकी आज़ादी की तहरीक है। आज़ादी का जो मीनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ उसको वहीं पे जो कश्मीरियों की तहरीक है वही जस्टिफाई कर सकता है, और कोई कर ही नहीं सकता। आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ाद कर दिया, वो अपनी आज़ादी चाहते हैं, हक़ खुदरादियत यूएन की करारदादों के मुताबिक। मिशाल मलिक का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में 10 लाख से जायद भारतीय फौजी काबिज हैं। निहत्थे कश्मीरियों की आवाज़ को जबर से दबाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मावराए अदालत कत्ल से कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। कोई भी अपने घर के अंदर महफूज ही नहीं है, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। हम जब रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर की बात करते हैं तो दिस इज अ टूल, इट्स अ वेपन, इट्स अ गन used against innocent defenseless Kashmiris, and not just the women, not just the children, also the men. By design उनको इस तरीके से थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जाता है कि अगली मतलब कि नस्ल कुशी कर दी जाए कि they cannot even produce children. मिशाल मलिक का कहना था कि 75 साल से कश्मीरी मकबूजा वादिये में जुल्म सह रहे हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी को आवाम की आवाज़ सुनना होगी। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की और कुछ बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, जिसने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है और मरकज़ी बैंक का जो एलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक पॉलिसी रेट को 22% पर ही बरकरार रखने का फैसला किया गया है। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि महंगाई की शरह में कमी को देखते हुए स्टेट बैंक की जानिब से फैसला आया है कि पॉलिसी रेट में इजाफा नहीं किया जाएगा, जबकि ज़राअत की पैदावार में मुतवक्के इजाफे के पेश नज़र महंगाई में जो कमी का रुझान है वो भी उम्मीद की जा रही है कि बरकरार रहेगा। दूसरी तरफ कस्टम हुकाम की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। वफाकी हुकूमत की खसूसी हिदायत जो दी गई थी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि गैर मुल्की स्मगल जो किया जाता है, पेट्रोल, डीजल, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, यूरिया, खाद की अगर हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान में खाद के हवाले से खबरें आती रहती हैं कि खाद की कीमत ऊपर हो गई है, खाद की कीमत नीचे हो गई है, तो वो स्मगलिंग भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। और चीनी के हवाले से तो आजकल खबरें ज़बान ज़द-ए-आम हैं कि चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो यूरिया और चीनी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त तरीन पॉलिसी को जो मद्देनज़र रखते हुए कोयटा कस्टम की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और इन तमाम तर कार्रवाइयों के दौरान तकरीबन 8 करोड़ रुपए का सामान बरामद कर लिया और गया जो है। तर्जुमान पाकिस्तान कस्टम है उन्होंने ये भी बताया है कि कोयटा के जो नवाही इलाका है भूसा मंडी, वहाँ से गोदाम से 2350 पार्सल्स ज़ख़ीरा चीनी को कब्जे में लिया गया है। और कपास फील्ड इन्फोर्समेंट यूनिट ने एक ऑयल टैंकर से 28,000 लीटर गैर मुल्की पेट्रोल और डीजल भी बरामद किया है। और अगर तीसरी जो कार नौकुंडी के मुकाम पर ताफ्तान राइफल्स और सिंध रेजिमेंट के ताउन से अफगान बॉर्डर के करीब छापा मारा गया, उसमें 9 नॉन कस्टम पेड गाड़ियों समेत 127 कार्टन गैर मुल्की ब्रांड के सिगरेट्स बरामद किए गए हैं। बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा मसला है उसको हल किया जाए। और इसके हल के लिए हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी है। और FIA पेशावर और FIA एबटाबाद की अलग अलग कार्रवाइयों की अगर हम बात करें तो इनमें 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। भारी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी भी उनसे बरामद हुई है। FIA के तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर ने चौक यादगार के इलाके में यह कार्रवाई की है और इस चौक यादगार के इलाके में कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है और मुलजिम के कब्जे से 9 लाख रुपए और गैर मुल्की करेंसी की मद में 200 जापानी येन और 1000 अमरीकी डॉलर भी बरामद हुआ है। और मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हवाले से भी हम साथ साथ बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की किल्लत होती है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी भी मुल्क में अगर किसी चीज़ की किल्लत होती है तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से होती है। और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से एक आम आदमी जो है वो इस चीज़ का जो है वो खमियाजा भुगतता है और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, खा वो चीनी का ज़ख़ीरा हो या बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन हो। इस हवाले से जो है हुकाम है वो हरकत में आ चुके हैं। बिल्कुल, कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया है, कार्रवाइयाँ जारी हैं और मुल्क भर की तरह ठट्ठा में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों और बिजली चोरों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है। मज़ीद तफसील क्या है, क्या ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, उसके नताइज क्या हैं, मिर्ज़ा हसन बेग हमें बता रहे हैं। जी हसन। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान
की खुसूसी हिदायत पे पूरे पाकिस्तान में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरा फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन का सिलसिला ठट्टा के अंदर भी ज़ोर शोर से जारी है और मुख्तलिफ गोदामों पर छापे लग रहे हैं। रात गए भी असिस्टेंट कमिश्नर ठट्टा ने जो खुसूसी इदारे थे उनके साथ मिलके 2 मुख्तलिफ गोदामों में छापा मारा जहाँ भारी मकदार में शक्कर की बोरियाँ, आटे की बोरियाँ और खाद की बोरियाँ छुपाई गई थी, जिनको बाद में महंगे दामों पे बाज़ार में सप्लाई करना था। ये बर वक्त पे इक़दाम हुआ है। रात को तो ये तमाम गोदाम जो है असिस्टेंट कमिश्नर सील कर दिए हैं और जो सामान जो इन्होंने ज़ख़ीरा किया था उनको जो है सरकारी तहवील में ले लिया गया है। हुकूमत को चाहिए कम से कम इनको पहले ही इकदाम करना चाहिए। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनके साथ ही शदीद कार्रवाई करके जो उनके जो ज़ख़ीर में जो छुपाए गए हैं वो गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले, ताकि गरीबों को कुछ न कुछ तो रियायत मिल सके। बिजली की रोकथाम के लिए भी जो है वो वापडा की टीमें जो है पुलिस के साथ मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही हैं और ये सिलसिला काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और काफ़ी लोगों के खिलाफ FIR भी कटी। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा हसन बेग, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, बलोचिस्तान में बिजली चोरों के खिलाफ अब तक 53 FIRs दर्ज कर ली गई हैं, जबकि बिजली चोरी के इल्ज़ाम में 48 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। कैस्को के तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि विफाक की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि कोयटा, पशीन, लोरालाई, सिब्बी, खुजदार और मकरान सर्कल्स में बिल ना दहिंदगान और बिजली जो चोर कर रहे हैं चोरी, उसके खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा जाए। और अब तक कार्रवाई के दौरान 726 नाजरीन बिजली कनेक्शन में से सिर्फ 171 दुरुस्त पाए गए हैं। 585 बिजली के जो गैर कानूनी कनेक्शन थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दरखास्तें मुतल्लका पुलिस स्टेशन पर जमा करवा दी गई हैं, जबकि बिजली चोरों पर 5,32,000 यूनिट्स जो डिडक्शन बिल है उसकी मद में चार्ज किया जा चुका है। और कोयटा में कैस्को टीमें मजिस्ट्रेट्स, असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस के साथ मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ कर रही हैं। और न सिर्फ रिहायशी इलाकों में बल्कि कमर्शियल प्लाजों और मार्केट्स के मीटर्स भी चेक किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पेस्को खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 7 रोज़ से जारी है। तर्जुमान पेस्को ने बताया है कि आज खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं और इन कार्रवाइयों के दौरान 900 से ज़ायद कुंडे हटाकर 2 करोड़ 70 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए और 130 अफराद को बिजली चोरी करते हुए मौके पर गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस के हवाले इन अफराद को किया गया, जबकि बिजली चोरी में मुलव्विस 700 से ज़ायद अफराद के खिलाफ FIRs का इंदराज भी किया गया है। दरख्वास्तें जमा कराई गई हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को ने छापामार टीमों को बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन को मजीद सख्त करने की हिदायत भी इस हवाले से जारी की है। नाज़रीन, बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और इस हवाले से हम मजीद बात करते हैं। अताफ फरीद चौधरी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल पाकिस्तान कॉपर एंड एल्यूमिनियम इंपोर्टर्स एंड मेल्टर्स एसोसिएशन के। अता साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अता साहब, अगर हम पाकिस्तान की अगर मईशत की बात करें, मैं इसको कनेक्ट करता हूं बिजली के साथ वो इस तरह से कि पाकिस्तान माशी तौर पर जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर हम सनतों की बात करते हैं तो सनतों का पहिया जो है वो बिजली के थ्रू चलता है और बिजली महंगी हो रही है वो इसी वजह से क्योंकि बिजली चोरी जो है वो बहुत ज़्यादा आम है, उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं, अगर हम बिजली चोरी को रोक पाते हैं, हुकूमत इस हवाले से क्रैकडाउन कर रही है, यकीनी तौर पर बिजली के रेट्स जो हैं वो कम होने की तरफ जाएंगे। जब बिजली के रेट कम होंगे तो सनतों में जो चीज़ें जो प्रोडक्शन हो रही है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो ये हमारे मईशत को कनेक्ट अगर हम करें तो इसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी मईशत पर भी असर पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है जी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो बिजली है, इंडस्ट्री का ये डायरेक्ट रॉ मटेरियल है, चाहे वो छोटा माइक्रो इंडस्ट्री हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, क्योंकि इसी के ऊपर ही कारखाना चलना है, इसी के ऊपर ही मशीनरी चलनी है और इसी से ही आगे प्रोडक्ट बननी है। जो ये अब गवर्नमेंट ने ये थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटरिम गवर्नमेंट ने आकर के एक बहुत अशद जरूरत थी ये क्रैकडाउन की। और जो ये डिस्कोज हैं जिसमें आप फेस्को कह सकते हैं, गेपको, लेस्को, ये जितने डिस्कोज हैं 750 अरब रुपए सालाना इनमें से जो है वो सर्कुलर डेट है इनका, और एक एक डिस्को जो है वो 200 अरब जो है वो उसका सर्कुलर डेट है। और ये सारी बिजली चोरी जो है वो ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में होती है, डोमेस्टिक यूज में जो गरीब आदमी है वो भी करता है, लेकिन जो अर्बन सिटीज हैं या इंडस्ट्रियल सिटीज हैं वहां पे ज्यादा चोरी जो है वो यही हुकाम। और आपने देखा होगा कि पिछले 10-15 दिन के अंदर हर डिस्को में से 200, 250, 300 लोग जो नीचे से हैं वो ट्रांसफर किए गए हैं। उसकी वजह ही ये थी कि इन लोगों के मिली भगत के साथ, ऑफिशियल लोगों के और कारोबारी लोग हैं उनके साथ मिल करके ये बिजली चोरी करते थे। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है, और लेकिन इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश अभी है। मैं ये समझता हूं कि ये जितने
इंडिस्कोज हैं, और ये कारोबारी कम्युनिटी ने अपना एहतजाज भी ये रिकॉर्ड करवाया है कि जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या गवर्निंग बॉडीज होती हैं इंडिस्कोज को चलाने के लिए, उसमें कोई सियासी भर्ती नहीं होनी चाहिए, कोई प्राइवेट ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड खराब है। और ये सारी भर्तियां हुई हैं जो कि अब सामने आ रही हैं। शफाफ होना चाहिए, उसमें शफाफियत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। अच्छा अता फरीद साहब, ये फरमाइएगा कि जो ऑपरेशंस इस वक्त किए जा रहे हैं बिजली चोरी के खिलाफ या फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी भी हवाले से की जा रही है, मुल्क भर में ये ऑपरेशंस जारी हैं, अगर बिजली चोरी के ऑपरेशंस कामयाब होते हैं, क्या समझते हैं कि बिजली बहरान जिसका हमें बहुत ज़्यादा सामना रहता है उसमें किस हद तक कमी हो पाएगी, और फिर जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी है वो इससे किस हद तक फ़ायदा उठा पाएगी? बिल्कुल जी आएगी। अब इसकी एक जिंदा मिसाल आपके सामने है। पिछले 4 दिन पहले जो हम अगर डॉलर की मिसाल लें तो उस पे जब कंट्रोल किया है, उस पे के टिकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक्शन लिया आर्मी की मदद से, हमारी बाकी फोर्सेस की मदद से, तो 35 रुपए डॉलर नीचे आ गया। ये हम सोच भी नहीं सकते थे अब से 10 दिन पहले कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब गवर्नेंस बेहतर की जाती है और तो चीजें बेहतर होती हैं और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। एक चीज जो अल्टरनेट एनर्जी सोर्स है, जो सोलर है, उसकी भी जो है वो गवर्नमेंट एलसीज का प्रॉब्लम चल रहा था, उसको लेकर के भी कर रही है ताकि लोग जो है वो ये सोलर अल्टरनेट जो एनर्जी सोर्स है उसके ऊपर ज्यादा मुंतकिल हो ताकि लोड कम हो। सही, बहुत शुक्रिया। अता फरीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मईशत के हवाले से, बिजली के हवाले से तफसील से बात कर रहे थे। अता फरीद साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैपको रीजन बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ जारी ऑपरेशन के 7वें रोज 13 अजला में मजीद बिजली चोरों को मौके पर गिरफ्तार किया गया है। इस ऑपरेशन की मजीद तफसील क्या है, जानेंगे फरहान मिर्जा से। जनूबी पंजाब में जारी बिजली चोरों और नादिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 300 से जायद अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई। सादकाबाद के इलाके भूंग शरीफ में बड़े क्रैकडाउन के दौरान 250 से 300 घरों में बगैर मीटर्स डायरेक्ट बिजली चोरी पकड़ी गई। बस्ती में 50 केवी के 2 ट्रांसफार्मर्स लगे हुए थे जिनको मैपको एहलकारों ने तहवील में ले लिया। बिजली चोरों के खिलाफ थाना भूंग में मुकदमात के इंदराज के लिए दरखास्तें जमा करा दी गईं। बाहोल नगर में मजीद 91 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इस दौरान 60 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। जिले में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 1,29,264 यूनिट्स की बिजली चोरी पकड़ी गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ारत तवानाई के अहकामात की रोशनी में मैपको के अफसरान अपने मुलाजमीन के हमरा और पुलिस की मदद के साथ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की निगरानी में छापे मार रहे हैं और मौके पे ही गिरफ्तारियां और जुर्माना आयद किया जा रहा है। जनूबी पंजाब में 20 करोड़ रुपए से जायद के 183 नादहिंदा सार्फिन के कनेक्शंस मुनक़ता कर ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। मुल्तान शहर में 90 लाख रुपए के नादहिंदा 6 सनतकारों के कनेक्शन भी मुनक़ता किए गए। शहर में 9,27,000 रुपए के एक नादहिंदा ने बिजली मुनक़ता करने पर मुज़ाहमत का मुजाहरा किया, जिस पर मुतलका एसडीओ ने वाक़े की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान कहते हैं कि सरकारी हस्पतालों की जो कारकर्दगी है उसको बढ़ाने के लिए मौसर हिकमत अमली तश्कील दी गई है और हस्पताल में मरीजों को मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बनाना हमारा मिशन है। पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद को उन्होंने दौरा किया और दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम आवाम के सामने जवाबदेह हैं क्योंकि तमाम अस्पतालों में अद्वियात का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज भी किया जा रहा है। वज़ीर सेहत ने पोली क्लिनिक अस्पताल में अद्वियात के निज़ाम कंप्यूटराइज ना होने पर भी गम गुस्से का बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि दी गई डेडलाइन पर फार्मेसी का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज ना हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत भी कर रहा हूँ और ओपीडी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का भी दौरा कर रहा हूँ ताकि वहाँ पर जो भी सहूलियात दी जा रही हैं उनका यकीनी तौर पर जायज़ा लिया जा सके कि वहाँ पर मरीजों को कौन कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब डेंगू बुखार की बात कर लेते हैं क्योंकि ये मच्छरों से फैलने वाली आम बीमारी है। आजकल मौसम जिस करवट पर है उसमें डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो जाता है और एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ख़ासतौर पर वफाकी दारुलहुकूमत की बात करें और पूरे पाकिस्तान की बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद समेत डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है और डेंगू से बचने के लिए शहरियों के लिए ये ज़रूरी है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, डॉक्टर से रुजू करें और ख़ास तौर पर अपने माहौल को साफ़ और खुश रखें। मज़ीद कुछ तफसीलात सदफ अफजल हमारे साथ शेयर कर रही हैं। डेंगू की अलामात अमूमन मुतासर होने के बाद 4 से 6 दिन में जाहिर होती हैं और अक्सर 10 दिन तक बरकरार रहती हैं। मरीज को अचानक तेज बुखार, फ्लू,
शदीद सर दर्द, जोड़ों में तकलीफ और थकावट जैसी अलामात का सामना होता है। हालिया दिनों में डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में डेंगू वायरस के 32 नए मरीजों की तस्दीक हुई, जिसके बाद इस्लामाबाद में मजमूई केसेस की तादाद 348 हो गई है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटे में दही इलाकों में 26 जबकि शहरी सेक्टर में 6 मरीजों की तस्दीक हुई। इंतजामिया डेंगू से नबरद आजमा होने के लिए मुतहरिक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 121 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। रवां साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 2390 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान के मुताबिक रवां साल लाहौर में डेंगू के 987, रावलपिंडी में 500, मुल्तान में 281 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल के दौरान पंजाब में कोई भी शहरी डेंगू की वजह से जाँ बहक नहीं हुआ। डेंगू की रोकथाम के लिए शहरियों को चाहिए कि महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि डेंगू मच्छर सुबह रोशनी होने से पहले और शाम में अंधेरा होने से 2 घंटे कबल ज्यादा मुतहरिक होता है। इसकी अफजाइश अगस्त से अक्टूबर के महीने के दौरान होती है। डेंगू से बचने के लिए शहरियों को चाहिए कि अपने माहौल को साफ सुथरा और खुश्क रखें। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सदफ अफजल की आपने रिपोर्ट देखी डेंगू के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद डॉक्टर ज़हीम ज़िया साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। डेंगू के हवाले से उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, हर साल जब भी ये मौसम आता है, खासतौर पर सावन के बाद बारिशों का जब मौसम होता है, बारिश के बाद जब पानी जगहों पर खड़ा हो जाता है, खासतौर पर आजकल के अगर मौसम की मैं बात करूं तो हर साल यही मसला होता है, सर उठाता है। और एहतियाती तदाबीर के हवाले से कहा जाता है, इंतजामिया की जानिब से जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से स्प्रे भी किया जाता है। जो इलाके में लोग मौजूद हैं वो अपनी मदद आपके तहत भी एहतियात बरतते हैं। लेकिन क्या डेंगू का मुकम्मल तौर पर खात्मा मुमकिन है या बस इसी तरह से हमें एहतियात बरतनी चाहिए जब भी इस तरह का मौसम आए? जी बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत क्रूशल टॉपिक है जो आपके, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पीटीओ वालों ने इसको लोगों की अवेयरनेस के लिए हमें बहुत मदद मिलती है इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए। पहली बात तो ये है कि डेंगू जो है वो 150 के करीब ममालिक का मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। और दूसरी बात, जो इसका एक खास सीजन होता है कि जिसमें सावन के बाद एक खास किस्म का टेम्परेचर होता है जिसमें ये नर्चर करता है, बनता है, लार्वा बनता है और उससे फिर मच्छर बनता है। जो अहम बात है वो ये है कि डेंगू ने कम या ज्यादा तादाद में होना ही होना है, क्योंकि बहुत सारे आपने कहा इरेडिकेट हो सकता है, खत्म किया जा सकता है, तो अभी तक तो नहीं किया जा सका। लेकिन चूंकि अगर सही टाइम के ऊपर इसको डायग्नोज कर दिया जाए और जल्दी से डॉक्टर से रिजू किया जाए तो इसके अंदर जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि बंदे को कोई जान का खतरा लाहक हो। लेकिन चूंकि लोगों का जो नजरिया है कि बहुत सारे लेवल्स पे लोग बीमार काफी हद तक होने के बाद अस्पताल जाने की कोशिश करते हैं, तो हम ये लोगों को आपकी वसारत से कहना चाहते हैं कि आप एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, इख्तियार करें। और अगर आपको कोई बुखार हो, जिससे में दर्द हो, अपने डॉक्टर से रिजू करें। इस्लामाबाद के अंदर तमाम तर हमारी वफाकी वजारत सेहत के इंस्ट्रक्शन के नजरिए से हम तमाम तर वो चीजें पूरी कर रहे हैं कि हम हॉस्पिटल्स में पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है उसके हवाले से, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी के हवाले से, सर्वेलेंस के हवाले से, लार्वा आइडेंटिफाई करने के हवाले से और केस रिस्पॉन्स के हवाले से हम तमाम तर चीजें कर रहे हैं। तमाम तर सहूलियात अस्पतालों में तो मौजूद है डॉक्टर साहब, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का भी है। ये फरमाइएगा कि क्या अलामात ऐसी हैं कि जो अगर जाहिर होती हैं किसी पेशेंट के अंदर तो वो ये जान पाएगा कि वो डेंगू का शिकार हो चुका है और उसे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? क्योंकि अमूमन बुखार हो गया, खांसी हो गई, गला खराब हो गया, इसमें हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, डॉक्टर से रुजू नहीं करते। जी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो अर्ज किया वो यही कह रहा था कि जब सिम्टम्स बहुत ज्यादा शदीद हो जाए तो लोग पहुंचते हैं। पहली बात तो यह है कि सीजन के मुताबिक अगर आपको बुखार फील हो, जिस्म में दर्द हो और आपको हेडेक ज्यादा फील हो और आंखों के पीछे जो दर्द होना शुरू हो जाए, तो आप ये समझ लें कि आपको डॉक्टर से जल्दी से आप रुजू करना चाहिए और अपना टेस्ट करा देना चाहिए। अगर आप टेस्ट कराएंगे और आपको पता लगा कि ये डेंगू है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है, क्योंकि डेंगू की जो डेथ की जो सबसे बड़ी कॉज होती है वो नेग्लिजेंस होती है कि सही टाइम के ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट ना तलाश करना एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो हमारे मतलब पिछले कुछ अरसे में जो हमने चीजें देखी हो, जो पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है क्योंकि वो घर पे ही अपना इलाज करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपने ये भी नुक्ता उठाया। तो हम लोगों को कहते हैं कि फौरन से पेशेंट टेस्ट कराएं,
اور بالکل ٹیسٹ کروائیں اور بر وقت تشخیص بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر زعیم ضیاء صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں آپ اسلام آباد کے, اور بڑی تفصیل سے آپ نے کہا, اور سب سے اہم بات کہ سیلف میڈیکیشن سے بچنا ہے اور بر وقت تشخیص کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. ناظرین, زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. زراعت کا شعبہ اور زراعت کی ترقی میں انقلاب لانے کے لیے حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کاوشوں سے لمز کا کردار ایک حوصلہ افزا قدم ہے. لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا مقصد پاکستان کی کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ میں جدید آلات کے ذریعے سے زرعی انقلاب لانا ہے. اسی حوالے سے کچھ تفصیلات عمران منصف خان نے اپنی رپورٹ میں شیئر کی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. زمین کی دیکھ بھال اور زرعی ترقی کے لیے لمز ایک ایسا جدید ترین نظام ہے جس کے قیام کا بنیادی مقصد پاکستان کی کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ میں ماڈرن ایگرو فارمنگ کو جدید آلات کے ذریعے فروغ دے کر زرعی انقلاب لانا ہے. لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا فیڈرل گورنمنٹ میں, جس میں وہ زمینیں جو کلٹیویٹیبل ہے لیکن بیرن ہے, اس وقت قابل استعمال نہیں ہے, وہ انشاءاللہ کارپوریٹ سیکٹر میں دی جائیں گی, جس سے نہ صرف حکومت پنجاب بلکہ پورے ملک کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی اور لوگوں کو اس کا روزگار بھی ملے گا. حال ہی میں ضلع راجن پور کی تحصیل جامپور میں 13 اور 14 ستمبر کو آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز اور ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے تقریباً 1 لاکھ ایکڑ متاثرہ رقبے پر سفید پر مکھی کے حملے کی روک تھام کے لیے کیڑے مار دوا کا سپرے کیا گیا. اس تمام تر مشق میں لمز کا کردار باہمی ہم آہنگی, سہولت کاری اور مینجمنٹ کا رہا. تو ہیلی کاپٹرز ہیں جو ان افیکٹڈ ایریا میں ایک واسٹ ایریا کے اوپر ایک ساتھ 1000 ایکڑ پہ ایک دن میں ایک سورٹی کے اندر جو ہے وہ سپریس کریں گے تاکہ تمام علاقے سے وائٹ فلائی کا خاتمہ کیا جا سکے. ہماری فصل پر بیماری کا بہت بڑا اٹیک ہے, اب پاک فوج کے اہلیہ ہیں وہ سپرے کر رہے ہیں, انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. پاک فوج تے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ دی مدد نال انہیں آتے ڈرون سپریاں وغیرہ سارے فیلڈ ہوتے کرائیں, الحمدللہ حوصلہ افزا رزلٹ سا کو ملتے پہ. محکمہ زراعت تے فوج دے تعاون نال ہیلی کاپٹر دے ذریعے اتھا سپرے کیتے ویندے پن. امید کافی اللہ کرے سی کوئی بیماری کو جن چھٹ سی جڑے رقبے بچ گئے انہاں دا کافی فائدہ تھی ویسی. ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 36.9% پاکستانی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں اور 18.3% کو خوراک کے شدید بحران کا سامنا ہے. گندم کا بحران سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. ان تمام تر چیلنجز کے پیش نظر لمز 9 ملین ایکڑ بنجر زمین کو زیر کاشت لائے گا, جس سے نہ صرف زرعی شعبے میں انقلاب آئے گا بلکہ اس سے غذائی تحفظ پر قابو پانے میں بھی مدد ملے گی. عمران منصف خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. اب کچھ بات کریں گے راجن پور کے مختلف علاقوں کی, جہاں سفید مکھی کے حملوں سے کپاس کی فصل بری طرح سے متاثر ہوئی ہے, اور پنجاب حکومت اور پاک فوج کے اشتراک سے متاثرہ فصل کو جدید ٹیکنالوجی, ڈرون اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے اسپرے کر کے بحالی کا عمل اس وقت جاری ہے. شراز درانی نے رپورٹ تیار کی ہے, ملاحظہ کیجیے. رواں سیزن کے دوران ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 9,37,000 ایکڑ رقبے پر کاشت کی گئی کپاس کی فصل سے 14 لاکھ گانٹھوں کا پیداواری ہدف مقرر کیا گیا ہے. کپاس کی تیاری کے اہم مرحلے میں ضلع راجن پور کی تحصیل جامپور میں گرمی اور شدید حبس کے بعد سفید مکھی کے حملوں کی رپورٹس سامنے آئیں. کاشتکاروں کی شکایات پر پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے حالیہ دورہ جنوبی پنجاب میں سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو کو متاثرہ کھیتوں کا دورہ کر کے کپاس کی بحالی کے فوری اقدامات کی ہدایت کی. سیکرٹری زراعت نے مقامی کاشتکاروں کے ساتھ مل کر اور موقع پر پہنچ کر سنگین مسئلے کے تدارک کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے. کپاس کی اوورآل جو ہے فی ایکڑ منافع کے لیے حکومت اور پاک فوج کے تعاون سے ڈرونز اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ ضرر رساں جو کیڑے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ مؤثر سپرے کیے جا رہے ہیں, تاکہ سفید مکھی اور اسی طرح دوسرے جو ضرر رساں کیڑے ہیں ان کے تدارک کر کے کپاس کی فصل کو جو ہے مزید منافع بخش بنایا جا سکے. راجن پور کے علاوہ بھاولپور میں بھی 1400 ہائی پریشر سپرے مشینوں کے استعمال اور نہری پانی کی دستیابی کا عمل یقینی بنانے کی حکمت عملی مرتب کی گئی ہے. موجودہ سیزن میں ملک بھر میں کپاس کی ریکارڈ پیداوار متوقع ہے. امید کی جا رہی ہے کہ کپاس کی پیداوار گزشتہ 10 سال کی نسبت زیادہ رہنے کا قوی امکان ہے. کپاس کے متاثرہ اضلاع میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور فصل کی بحالی میں پاک فوج کا کردار نہایت اہم ہے. کپاس کی پیداوار میں اضافے سے کاشتکار کو فائدہ ہوگا اور اس سے درآمدی بل میں بھی کمی واقع ہوگی. شراز درانی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, ملتان. ناظرین, پروگرام میں ہم نے دیگر متعدد موضوعات پر بات کی, لیکن سب سے اہم نوٹ کے ساتھ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ ڈینگی جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے. آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے, اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے, اور سیلف میڈیکیشن کی طرف جانے کے بجائے آپ ہاسپٹل جائیں اور اپنے ٹیسٹ کروائیں, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ ڈینگی کا شکار ہیں تو آپ کا بر وقت علاج ہو سکے. اسی کے ساتھ پروگرام سے اجازت دیجیے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.